दोस्तों एक और नया दिन, एक और नया आईपीओ लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस का आईपीओ जो कि 29 से लेकर 31 जुलाई के बीच में ओपन रहेगा। तो इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे इस आईपीओ का और जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो के अंदर हम इसका एक अंदाजन ग्रे मार्केट का प्रीमियम जानेंगे, इससे हमें थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेंस का अंदाजा हो पाएगा। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानेंगे, मतलब कंपनी क्या काम करती है, कौन से सेक्टर की कंपनी, फ्यूचर कैसा रह सकता है। फिर इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स जानेंगे, मतलब कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग, और अपने जो भी कंपटीटर्स वगैरह उनसे महंगी है या सस्ती है। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जानेंगे। अंत में हम जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करे तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। सारी चीजें हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फ्री में डीमेट अकाउंट, व्हाट्सएप चैनल, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। ऑफिशियल यूट्यूब से ही ज्वाइन कीजिए, क्योंकि बहुत सारे फेक और फ्रॉड चैनल्स हैं हमारे नाम से, तो आपके साथ कोई भी धोखा ना हो, इसीलिए यूट्यूब से ही ज्वाइन कीजिए। तो सबसे पहले इसके अंदाजन ग्रे मार्केट का प्रीमियम, वैसे ग्रे मार्केट का प्रीमियम एक अंदाजा होता है, इसके पूरे भरोसे हमको नहीं रहना चाहिए, बट एक एजुकेशन पर्पस के लिए जान लेते हैं। लगभग 8% के आसपास 32 रुपीज़ पर शेयर इसका अंदाजन ग्रे मार्केट का प्रीमियम बता रहा है आज की तारीख में। ये ऊपर नीचे हो सकता है, तो अभी पूरे फिक्स इसको मत मानकर चलिएगा। बाकी एंकर लिस्ट आज की तारीख में आ जाएगी, तो कल की तारीख में हम आराम से डिस्कशन कर लेंगे, क्योंकि अभी जब तक वीडियो शूट कर रहा हूँ तब तक तो नहीं आई है, तो आराम से बाद में डिस्कस हो जाएगी। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में बात करें तो ये कंपनी 1996 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी। करीब 29 साल हो गए हैं अपने ही सेक्टर के अंदर, मतलब अच्छा एक्सपीरियंस हो गया है। अब सिंपल भाषा में आपको बता देता हूँ, ये कंपनी जो है एनबीएफसी है, मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी जो होती है। मतलब ये क्या करती है कि भाई ब्याज पर पैसा देती है, मतलब लोन देती है, और जो इंटरेस्ट या ब्याज आता है उससे इसकी कमाई होती है। सिंपल, आपको समझ में आ गया होगा। और जितनी भी एनबीएफसी कंपनीज है, भाई छोटी हो या बड़ी हो, तो आरबीआई की तरफ से रूल है, इनको अभी लिस्ट करवाना पड़ेगा। लगभग जो बड़ी कंपनीज है अपर लेयर की, जो एनबीएफसी, उनको तो जल्दी ही अब भी करना है लिस्ट, और बाकी जो छोटी मोटी एनबीएफसी है उन सभी को अब लिस्ट धीरे धीरे करके करना है। इसीलिए क्या है कि ये आईपीओ जल्दी जल्दी लेके आ रहे हैं, और बहुत सारी जो एनबीएफसी कंपनीज के आईपीओ हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये कंपनी जो है एमएसएमई, मतलब ये छोटे जो लघु उद्योग वगैरह होते हैं, एमएसएमई लोन देती है, व्हीकल लोन्स देती है, पर्सनल लोन देती है, रेजिडेंशियल लोन देती है, कंस्ट्रक्शन लोन, ऐसे कई सारे लोन ये देती है। तो इसका टोटल लोन का पोर्टफोलियो, मतलब टोटल एयूएम अगर देखें, एसेट अंडर मैनेजमेंट अगर देखें, तो 1277 करोड़ रुपए का इसका एयूएम है, जिसमें से एमएसएमई जो लोन दिए हैं 76% और व्हीकल लोन दिए हुए हैं 16%, मतलब 16% के आसपास। और एमएसएमई की जो 80% लोन है, एमएसएमई की जो 80% लोन है वो प्रायोरिटी सेक्टर्स को देती है। प्रायोरिटी सेक्टर जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, एजुकेशन सेक्टर हो गया, इनको प्रायोरिटी देनी पड़ती है। इसकी टोटल 158 ब्रांचेस है राजस्थान, गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़ वगैरह के अंदर। तो देखिए ओवरऑल ये सेक्टर जो है डिमांडिंग है और कंपिटिटिव भी है, मतलब डिमांड इसकी खूब रहती है। भाई ये लोन पे पैसा लेना वगैरह, इसकी तो डिमांड हमेशा रहती है। बाकी देखिए इनका लिस्ट होना जरूरी है, इसीलिए कंपनियां सारी जो है धीरे धीरे करके लिस्ट हो रही है। फिर इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स जानते हैं। तो 2023 से 2025 तक इसके फाइनेंशियल्स दिए गए हैं। एसेट्स के अंदर साल दर साल ग्रोथ है, 778 करोड़ से 1412 करोड़ रुपए हुए हैं, अच्छी ग्रोथ है। रेवेन्यू के अंदर भी साल दर साल ग्रोथ है, 130 करोड़ से 248 करोड़ रुपए के आसपास हुए हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो साल दर साल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर भी ग्रोथ है, 15.97 करोड़ से 36 करोड़ रुपए, लगभग 2 गुना हो गया इसका प्रॉफिट 3 सालों के अंदर। इसके प्रॉफिट मार्जिन निकाले तो 12.2% थे 2023 के अंदर, 12.8% हो गए 2024 के अंदर, और 2025 में हो गए 14.5%, मतलब प्रॉफिट मार्जिन के अंदर अच्छी ग्रोथ है। फिर एबिटा के अंदर अच्छी ग्रोथ है, इसकी नेटवर्थ हर साल बढ़ी है, और रिजर्व्स इसके हाथ में 237 करोड़ रुपए के हैं, और बोरिंग्स भी हर साल बढ़ी है, 1137 करोड़ रुपए की बोरिंग्स है। हालांकि जो एनबीएफसी कंपनी या बैंकिंग कंपनीज पर इतना लोन होना जो है नॉर्मल है, और उन पर डेट वगैरह तो होता ही है, क्योंकि वो आगे से कहीं से लोन लेती है तो आगे क्या है कि दूसरों को लोन देती है। इस तरह से प्रोसेस चलता है, मतलब जहां से लोन लेगी तो वहां ब्याज कम भरेगी, फिर आगे जो भी कस्टमर्स होंगे उनसे थोड़ा सा ब्याज ज्यादा लेगी। अभी डेट टू इक्विटी रेशियो 4.42 का है, तो बाकी ये नॉर्मल है एनबीएफसी के लिए। बाकी ओवरऑल कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग नजर आ रही है, रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ है, मार्जिन्स वगैरह बढ़ रहे हैं, काफी अच्छी बात है। और आईपीओ से कोई भी डेट वगैरह पे नहीं कर रही, थोड़ा पे करती तो बढ़िया रहता। बाकी रिटर्न ऑन नेटवर्थ 14% के आसपास है, ठीक ठाक है, मतलब कम है। पी प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है 18.35 का। और अदर जो इसकी कंपटीटर्स कंपनी है जो भी एनबीएफसीज वगैरह हैं, तो उनका 10 से लेकर 34 के बीच में निकल कर आता है। तो वैल्यूएशन फेस वैल्यू 5 रुपए पर ओके कह सकते हैं, ना ज़्यादा महंगी ना ज़्यादा सस्ती। तो ओवरऑल फाइनेंशियल्स ठीक है, बाकी फंडामेंटल्स और वैल्यूएशंस ओके है। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में बात करें तो 29 से लेकर 31 जुलाई के बीच में ये आईपीओ ओपन रहेगा। फेस वैल्यू 5 रुपए पर आ रहा है। प्राइस बैंड है 150 रुपए से लेकर 158 रुपए के बीच में। लॉट साइज है 94, मतलब 94 शेयर्स का। इश्यू साइज है 254 करोड़ रुपए का, जिसके अंदर फ्रेश इशू है 165 करोड़ रुपए के।
OFS है 89 करोड़ रुपीस के। फ्रेश इश्यू से हमने फ्यूचर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में पैसा कम में लेने वाली है। रिटेल पोर्शन 35% का और लिस्टिंग डेट है 5 अगस्त को। तो ये हो गई पूरे आईपीओ की डिटेल्स। अब सबसे मेन सवाल ये आता है कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करे तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। उससे पहले आपके पास आपके फैमिली मेंबर्स में डीमेट अकाउंट वगैरह नहीं है, टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं, तो सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले जो लोग लिस्टिंग गेंस के हिसाब से अप्लाई करना चाहते हैं तो जनरली हम हमारे 4 पैरामीटर्स देखते हैं। नॉलेज जैज या जैज पैरामीटर सिर्फ रिस्क मापने के लिए देखते हैं। मतलब ये मैं पर्सनली अपने हिसाब से देखता हूँ कि भाई रिस्क कितना बन रहा है। 4 पॉइंट्स है, 4 पॉइंट में 2 बनता है तो न्यूट्रल, 2 से कम होता है तो रिस्क ज़्यादा है, 2 से ज़्यादा बनता है तो रिस्क थोड़ा कम है। और इसके अंदर मैं सही गलत हो सकता हूँ, ना ही आपको इसके पूरे भरोसे रहना है। बाकी इसका एक प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट भी देख लेंगे। तो पहला पैरामीटर जीएमपी अभी कम चल रही है, ठीक है, 8% है, तो अभी इसको 0 पॉइंट देते हैं जीएमपी के अंदर। फिर दूसरा है वैल्यूएशंस ओके है, तो यहाँ पर मैं आधा पॉइंट देना चाहूँगा। बाकी एंकर लिस्ट आज आ जाएगी, सब्सक्रिप्शन वगैरह भी आज कल की तारीख में हमें पूरा देखने को मिल जाएगा, तो वेट करना चाहिए अभी हमें। अभी ठीक ठाक डिमांड है। बाकी जो भी आप डिसीजन बनाएं अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाएं। आप लोग क्या करेंगे वो कमेंट करके बता दीजिएगा। फिर इसके पॉजिटिव या नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो ऐसा कोई पॉजिटिव्स और नेगेटिव कोई ऐसा विशेष नहीं लगा, ठीक है, ओके कंपनी है। तो हम वो जो 4 पैरामीटर्स हैं वही देखेंगे। फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों ही देख लेते हैं। पॉजिटिव में खास ये कि इसके मार्जिन्स अच्छे हैं, मार्जिन्स हर साल बढ़े हैं। फाइनेंशियली कंपनी काफ़ी अच्छी नजर आ रही है। सेक्टर हालांकि कंपिटिटिव है बट डिमांडिंग सेक्टर भी है। फ्रेश इशू का पोर्शन ज़्यादा है, काफ़ी अच्छी बात है। नेगेटिव्स क्या है? नेगेटिव्स ऐसा विशेष तो कुछ नहीं, बट एक तो चीज़ ये कि वैल्यूएशंस थोड़ी सी ओके लगी, थोड़ी और सस्ती करते तो बढ़िया रह जाता। बाकी ऐसा विशेष मुझे कुछ नेगेटिव नहीं लगा। कंपनी ठीक नजर आ रही है। स्मॉल कैप कंपनी है, 825 करोड़ रुपए का मार्केट कैप होगा इस प्राइस बैंड पर, तो मतलब ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो थोड़ा ठीक है। बाकी इतना ज़्यादा अट्रैक्शन भी नहीं है और ना ही ज़्यादा कोई नेगेटिव्स है, क्योंकि बाकी सारे और भी आईपीओज आ रहे हैं तो उनके में काफ़ी ऐसे आईपीओज हैं जिनमें ज़्यादा अट्रैक्शन है, तो उन पर भी हो सकता है फोकस करें अगर आपके पास पैसा कम है तो। बाकी देखिए एंकर लिस्ट वगैरह आना बाकी है, QIB का सब्सक्रिप्शन वगैरह, वो सारी चीज़ें देख के बाद में भी आप डिसीजन बना सकते हैं। बाकी आप लोग क्या करेंगे कमेंट करके बता दीजिएगा। वीडियो देखने के बाद अगर आपकी हेल्प हुई है तो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।